नमस्कार बच्चों। ठीक है, तो आज हम लोग कंफ्यूज थे पहले कि कौन सा वीडियो हम लोग कवर करें। सर नहीं है, बड़े पापा गए हैं किसी काम से बाहर, तो आज हमने उनकी गद्दी संभाली है। फाइनली कंफ्यूज हैं। एक स्पिरिचुअल वीडियो बनाएंगे कृष्णमूर्ति का, देखते हैं अगर टाइम बचेगा, नहीं तो थोड़ा सा मनी के बारे में स्टार्ट करते हैं आज। ये जो चैप्टर हम मनी के बारे में पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली हमको ये बता रहा है कि पैसा क्या चीज़ है। हम सब जानते हैं हम पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी ले सकते, दे सकते, बट एक्चुअली पैसा है क्या? क्या पैसा वो नोट होता है या पैसे का और भी कोई डीपर मीनिंग होता है? और इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये जो कागज़ के नोट हमारे पास होते हैं, या उससे पहले सिक्के चलते थे, या उससे पहले कौड़ियाँ जानते हो, वाइट कलर की, जिसके पीछे एक डिम्पल बना होता है, एक लाइन बनी होती है, कौड़ियाँ बोलते थे उसको, काउरी शेल्स। उससे पहले वो भी चलती थी। तो उससे पहले बार्टर सिस्टम चलता था। में से निकलता है हाँ, वही वो पैसे की तरह यूज़ होती थी पहले। तो आज हम लोग थोड़ा सा पैसे की हिस्ट्री में जाएंगे, उसके इतिहास में जाएंगे कि पैसा क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, और उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। In 1519, Hernan Cortes and his conquest traders invaded Mexico, hitherto an isolated human world. 1519 में क्या हुआ? काफ़ी वॉल्यूम तेज़ है मेरी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पकड़ेगा। तो 1519 में ये स्पेनिश लोग थे, हर्नन कॉर्टेस, और उनके साथ में कुछ लोग जिन्होंने, अभी तक मेक्सिको पूरी दुनिया से कटा हुआ था। अमेरिका के पास मेक्सिको है, तो उधर वाला रीजन जो है वो पूरी दुनिया के टच में नहीं था। तो ये जो यूरोप से, स्पेन से लोग गए, तो इन्होंने यहाँ पे लड़ाई चढ़ाई करी और फाइनली उस कंट्री में, मेक्सिको में एंटर किया। द एस्टेक्स एज द पीपल हु लिव्ड देयर कॉल्ड देमसेल्स, जो लोग वहाँ रहते थे उस समय मेक्सिको में, वो लोग अपने आप को एस्टेक्स बोलते थे। They quickly noticed that the aliens showed an extraordinary interest in a certain yellow metal. अच्छा, वहाँ पे सोना होता था खूब सारा मेक्सिको में, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। लेकिन जब ये बाहर से स्पेन के लोग आए, जिनमें कि नाम था हर्नन कॉर्टेस और उनके लोग, तो इन्होंने वहाँ पे मेक्सिको के लोगों ने देखा कि ये स्पेन से जो लोग आए हैं, इन्होंने हमारे पास एक येलो मेटल है, इसमें बड़ा अजीब सा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है। मतलब ऐसा क्या है ये पीले रंग का मेटल? वो पीले रंग का मेटल था गोल्ड, सोना। सो दे नोटिस्ड दैट दिस एक्स्ट्रॉर्डनरी इंटरेस्ट इज देयर इन सर्टेन येलो मेटल। इन फैक्ट दे नेवर सीम्ड टू स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट। ऐसा लगता था जैसे वो हमेशा सोने के बारे में बात करते रहते थे, गोल्ड के बारे में। कभी वो लोग गोल्ड के बारे में बात करना बंद ही नहीं करते थे। तो ये मेक्सिको के लोगों को लगा ये क्या चीज़ है। The natives were not unfamiliar with gold. It was pretty and easy to work, so they used it to make jewelry and statues, and they occasionally used gold dust as a medium of exchange. अब ऐसा नहीं था कि वहाँ के लोगों को ये पता ही नहीं था कि सोना क्या चीज़ होती है। उनको भी पता था सोना एक मेटल है। एक्चुअली सोने की कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो होती है मैलिएबिलिटी, केमिस्ट्री में बोलते हैं। मैलिएबिलिटी का मतलब हम सोने को किसी भी शेप में और ढाल सकते हैं। तो वो लोग को भी पता था कि ये जो येलो मेटल है ये बड़ा मैलिएबल है, इसको हम स्टैचू बनाने में यूज़ करते हैं, इसको हम ज्वेलरी बनाने में यूज़ करते हैं, और इस एक गोल्ड की डस्ट निकलती थी पाउडर फॉर्म में, तो वो लोग उसको भी यूज़ करते थे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे वो स्पेन के लोग आए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया उसमें। इतना इंटरेस्ट अभी तक मेक्सिको के लोगों को नहीं था वहाँ। So they also occasionally used gold dust as medium of exchange. But when an Aztec wanted to buy something, he generally paid in cocoa beans or bolts of cloth. लेकिन जब एस्टेक्स, जो मेक्सिको के लोग थे उस समय के, जब उनको कुछ खरीदना था तो वो लोग क्या करते थे? कॉफ़ी बीन्स, कोकोआ बीन्स देते थे और कुछ और सामान लेते थे। या फिर बोल्ट ऑफ क्लॉथ, कपड़े के थान देखे हमने, वो गोल गोल रोल्स जो होते हैं, तो वो लोग कपड़े के थान ऐसे देते थे, फिर कुछ लेते थे। सो उनके लिए मीडियम अलग चीज़ें था। कभी कभी गोल्ड की जो डस्ट थी, हाँ, बार्टर सिस्टम इन ए वे, लेकिन वो गोल्ड को प्रीडोमिनेंटली यूज़ नहीं करते थे। गोल्ड डस्ट कभी कभी यूज़ करते थे। वो ज़्यादातर कोकोआ बीन्स और ये सब चीज़ें यूज़ करते थे अपने, जब उन्हें किसी सामान की ज़रूरत पड़ती थी। द स्पेनिश ऑब्सेशन विद गोल्ड द सीम्ड इनएक्सप्लिकेबल। लेकिन ये स्पेन के लोग इतने पागल क्यों हैं सोने के लिए, इनको नहीं समझ में आता था।
What was so important about a metal that could not be eaten, drunk or woven and was too soft to use for tools or weapons? अब देखा जाए तो सोने को हम खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, उससे कपड़ा नहीं बना सकते, और वो सॉफ्ट मेटल होता है तो हथियार बनाने के भी काम नहीं आएगा। तो इन लोगों के हिसाब से भाई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों है इस मेटल में स्पेन के लोगों का? When the natives questioned Cortes as to why the Spaniards had such a passion for gold, the conquest trader answered, "Because I and my companions suffer from a disease of the heart which can be cured only with gold." तो उसने एक पोइट्री के फॉर्म में जवाब दिया जब मेक्सिको के लोगों ने उस स्पेनियार्ड से पूछा, कोर्टेस से, भाई ऐसा क्या चीज़ है कि तुम ये गोल्ड से इतने ऑब्सेस्ड क्यों हो? तो उसने कहा कि मुझे और मेरे साथियों को दिल की एक इतनी खतरनाक बीमारी है जो केवल सोने से ही ठीक हो सकती है। दिस वॉज जस्ट अ मेटाफॉर ऑफ सेइंग कि बहुत प्रेशियस है हमारे लिए ये चीज़। इन द एफ्रो एशियन वर्ल्ड फ्रॉम विच द स्पेनियार्ड्स केम, और जो स्पेनियार्ड्स थे वो कहाँ से आए थे? स्पेन से। मतलब पहले एशियन कंट्रीज़ बहुत आगे तक थी और अफ्रीकन कंट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा एक्सपैंडेड थी, फैली हुई थी। सो द ऑब्सेशन ऑफ गोल्ड वॉज इंडीड एन एपिडेमिक। भाई बीमारी की तरह था उस टाइम तो गोल्ड। हम 1500s की बात कर रहे हैं, उस समय तो इंडिया में भी सोना चांदी के लिए लूटपाट हुआ करती थी राजाओं में। उस टाइम तो राजपूत किंग्स और ये सब पता चल रहा था कि वहाँ से जितने ये अफ़गानिस्तान से और इधर से इन्वेडर्स आते थे तो वो लोग भी लूट लूट के लेके जाते थे सोना। तो सोने के लिए ऑब्सेशन था उस टाइम। अच्छा, इधर मेक्सिको के लोगों के लिए ये नया था, उनको नहीं पता था। स्पेन के लोग इधर के से ये अफ्रीकन और ये एशियन कंट्रीज़ उनके टच में थी, तो वो लोग जानते थे कि सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन द बिटरेस्ट ऑफ एनिमीज लस्टेड आफ्टर द सेम यूजलेस येलो मेटल। तो ख़राब से ख़राब लोग भी कहने को वो यूजलेस है मेटल, उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन उसके पीछे सब पागल थे। 3 centuries before the conquest of Mexico, the ancestors of Cortes and his army waged a bloody war of religion against the Muslim kingdoms in Iberia and North Africa. अब हम जाते हैं 300 साल पहले। 300 साल पहले जो ये कॉर्टेस और उसके जो साथी थे, इन लोगों ने उस समय 2 ही रिलीजन थे पूरी दुनिया में। हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्थन। उस समय की बाउंड्रीज वैसी नहीं थी जैसे अब का नक्शा है, लेकिन उस समय ज़्यादातर कंट्रीज़ में मुस्लिम रिलीजन फॉलो करते थे, इस्लाम, और बाकी जगह क्रिश्चियनिटी। तो ये जो स्पेन के लोग थे, यूरोप में ज़्यादातर सब के सब ज़्यादातर क्रिश्चियनिटी वहीं पे ओरिजिनेट हुई, रोम से और इधर से। तो वहाँ के लोगों ने लड़ाइयाँ करी थी कि हमको क्रिश्चियन धर्म अपनाना है, और एक तरह से जो मुस्लिम लोग थे उन पर चढ़ाई कर दी थी। The followers of Christ and the followers of Allah killed each other by thousands, devastated fields and orchards, and turned prosperous cities into smoldering ruins, all for the greater glory of Christ और Allah। लड़ाई होती थी तो वही रिलीजियस लड़ाइयाँ जैसे हिंदू मुस्लिम इंडिया में होती हैं, तो उस टाइम ये था कि क्रिश्चियंस का जीसस हैं, उनके अल्लाह हैं, लड़ाइयाँ होती थी और पूरी की पूरी सिटीज़ लोग लड़ाई में तबाह कर देते हैं। As the Christians gradually gained the upper hand, they marked their victories not only by destroying mosques and building churches, but also by issuing new gold and silver coins bearing the sign of the cross and thanking God for his help in combating the infidels. अब धीरे धीरे क्रिश्चियंस जीतने लगे तो उन्होंने मॉस्क तोड़ी, चर्च बनाए, जैसे कि इंडिया में हुआ कि पहले जो इन्वेडर्स आए उन्होंने मंदिर तोड़े और मॉस्क बनाई। तो ये दुनिया में हर जगह फॉलो करते हैं लोग अपनी अपनी चीज़ों के लिए। और उन्होंने साथ ही साथ क्या किया, अब उन्होंने नए सोने चांदी के सिक्के निकाले जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले लोग जीते थे मुस्लिम्स के ऊपर। तो उन्होंने ये सिक्के निकाले जिसके ऊपर क्रॉस का साइन था, ये एक सोचते हुए कि भाई हमारे भगवान ने हमको जिताने में हेल्प की है, इन लोगों को दबाया है हमने, सो कॉल्ड। Yet alongside the new currency, the victors minted another type of coin called the milliards, which carried a somewhat different message. अब ये लोग जीत गए थे तो नई करेंसी थी जिसके ऊपर प्लस का साइन था, लेकिन इसके साथ साथ इन लोगों ने एक और करेंसी को भी अपना रखा था जिसके ऊपर एक मैसेज लिखा हुआ था। वो क्या था? ये जो नई करेंसी थी इसका नाम था मिलियर्स, और इस मिलियर्स पे एक मैसेज था। These square coins made by the Christian conquerors were embellisoned with flowing Arabic script that declared there is no God except Allah and Muhammad is Allah's messenger. तो एक तरह से इन्होंने अपने प्लस वाले साइन के, जीसस वाले साइन के तो सिक्के बनाए, फिर स्क्वायर सिक्के बनाए जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि
भगवान अल्लाह के अलावा कोई भगवान नहीं है और मोहम्मद जो है वो अल्लाह के मैसेंजर हैं। तो एक तरह तो ये तो मुस्लिम्स के लिए हुआ, बट ये क्रिश्चियंस ने ही सिक्के निकाले एक तरह से। Even the Catholic bishops of Melguil and Agde issued these faithful copies of popular Muslim coins and God-fearing Christians happily used them. ये निकाले क्रिश्चियंस नहीं थे, लेकिन जो भगवान से डरते थे या जो भी थे मुस्लिम्स, वो लोग भी इनको यूज़ कर रहे थे, जबकि उनको पता था ये क्रिश्चियंस ने निकाले हैं। सो बेसिकली सब लोग मिलके अब एक भाषा बोलने लगे थे, सिक्कों की भाषा। वो सिक्के पे क्या लिखा है, प्लस का साइन है कि अल्लाह का मैसेज लिखा हुआ है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता था। एवरीबडी, हर कोई स्टार्ट करने लगा उन कॉइन्स को यूज़ करना। टॉलरेंस फ्लरिश्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द हिल टू। मुस्लिम मर्चेंट्स इन नॉर्थ अफ्रीका कंडक्टेड बिजनेस यूजिंग क्रिश्चियन कॉइन्स। अब एक तरह से देखा जाए तो टॉलरेंस का मतलब हम बर्दाश्त कर रहे हैं या हम सहने लगे। तो क्रिश्चियंस जहाँ मुस्लिम कॉइन्स यूज़ कर रहे थे, वहाँ मुस्लिम्स भी क्रिश्चियन कॉइन्स को अडेप्ट करने लगे एक तरह से। अब दूसरी तरफ देखें तो वहाँ भी सेम स्टोरी चल रही थी। सो मुस्लिम मर्चेंट्स इन नॉर्थ अफ्रीका कंडक्टेड बिजनेस यूजिंग क्रिश्चियन कॉइन्स सच एज फ्लोरेंटीन फ्लोरिन, वेनेशियन डुकाट एंड नियापोलिटन गिग्लियाटो। ये सब नाम है करेंसी के जो उस टाइम चलती थी। फ्लोरेंस फ्रांस वहाँ पे है, इटली में फ्लोरेंस, तो वहाँ फ्लोरिन चलता था, वेनेशियन डुकाट चलता था, और नेपल्स फ्रांस में गिग्लियाटो। Even Muslim rulers who called for jihad against the infidel Christians were glad to receive taxes and coins that invoked Christ and his Virgin Mother. In the sense, वैसे तो हम क्रिश्चियनिटी के खिलाफ हैं, वैसे हम लड़ेंगे, लेकिन जहाँ सिक्कों की बात आएगी वहाँ पे हम लोग मुस्लिम्स के मैसेज लिखे हुए सिक्के भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक तरह से तो लड़ाई है, धर्म अलग है, भगवान अलग है, लेकिन देखा जाए तो सिक्के क्रिश्चियंस के भी यूज़ कर रहे हैं और उधर क्रिश्चियंस भी मुस्लिम्स के सिक्के यूज़ कर रहे हैं। सो एक कॉमन भाषा निकल के आई लोगों में। सो हाउ मच इज़ इट मतलब कितना है ये। जैसे अब बार्टर सिस्टम के बारे में हम थोड़ा सा हिस्ट्री जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम में और क्या होता था बार्टर सिस्टम। अगर बार्टर सिस्टम इतना ही बढ़िया होता तो अभी तक हम लोग बार्टर सिस्टम में ही चल रहे होते, बट बार्टर सिस्टम अभी नहीं है। इसका मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसको मनी ने रिप्लेस किया। हंटर गैदरर्स हैड नो मनी। जो लोग शिकार करते थे, पहले शिकार करके खाते थे, उनके पास कोई पैसा नहीं था। ईच बैंड हंटेड, गैदर्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इट रिक्वायर्ड फ्रॉम मीट टू मेडिसिन, सैंडल्स टू सॉर्सरी। अब अलग अलग कबीले चलते थे जब शिकार किया जाता था। हर कबीला अपने आप में सक्षम था, अपनी दवाइयाँ भी बनाएगा, अपना मीट भी प्रोड्यूस कर रहा है, जूते चप्पल भी बनाएगा, दवाई भी बनाएगा, और जादू टोना भी अपने, सबका अपना अपना कबीले में हिसाब किताब पक्का चलता था। डिफरेंट बैंड मेंबर्स मे हैव स्पेशलाइज्ड इन डिफरेंट टास्क बट दे शेयर्ड देयर गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू एन इकोनॉमी ऑफ फेवर एंड ऑब्लिगेशन। अब फेवर लेते हैं हम, जैसे अब एक बैंड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके पास नहीं है लेकिन सामने वाले बैंड के या ग्रुप के पास हैं, तो क्या होता था, एक तरह से हम उनको फेवर करते थे। भाई कभी हमने तुम्हारी ज़रूरत पे दे दिया और तुम्हें ऑब्लाइज कर दिया। ऑब्लाइज मतलब तुम पे एहसान कर दिया, फिर जब हमारा एहसान होगा तो मान लिया जाता है वो रेसिप्रोसिटी वाला कि तुम हमें फेवर करोगे। तो ये अलग अलग जो कबीले थे उनमें इस तरीके से फेवर ऑब्लिगेशन चलता था। ए पीस ऑफ मीट गिवन फॉर फ्री वुड कैरी विद इट अजम्पशन ऑफ रेसिप्रोसिटी, से फ्री मेडिकल असिस्टेंस। अगर मैंने आज आपको फ्री में मीट दिया है तो ये मान लिया जाता है कि रेसिप्रोसिटी मतलब वापस में तुम भी तो मुझे कुछ दोगे, तो उसके तहत तुम वापस से कभी मेरे को दवाई की ज़रूरत होगी तो तुम मुझे दवाई दोगे, ये मान लिया गया। द बैंड वॉज इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, ओनली ए फ्यू रेयर आइटम्स दैट कुड नॉट बी फाउंड लोकली, सी शेल, पिगमेंट्स, ऑब्सीडियन एंड द लाइक हैड टू बी ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। अब जो आसपास के ग्रुप बने हुए थे वो आपस में सक्षम थे, सब एक दूसरे से हेल्प लेके सब सामान ले लेते थे। कुछ रेयर चीज़ें थी जो उन्हें बाहर के या अजनबी लोगों से लेनी पड़ती थी जिनको वो जानते नहीं थे। ज़्यादातर कबीले आसपास में एक दूसरे को जानते थे। अब जैसे वो अजीब चीज़ें, जैसे कोई समुद्र के पास रहने वाले लोग हैं, वहाँ से सीशेल ले आए, तो इन कबीले के लोगों ने तो सीशेल कभी देखा नहीं। या कोई कहीं से आया है जो एक अजीब तरीके का जो वॉल्केनो होता है, जो ज्वालामुखी के लावा से कोई एक ग्लास बनता है, ऑब्सीडियन, वो वॉल्केनिक ग्लास होता है, तो कोई ऑब्सीडियन लेके आए, तो ये रेयर चीज़ें हैं। तो ये तो स्ट्रेंजर से कोई ख़रीदता था, अदरवाइज़ तो आपस में कम्युनिटीज़ जो हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करके काम चलता था बढ़िया।
This could usually be done by a simple barter. We will give you pretty seashell and you give us high quality flint. फ्लिंट एक ऐसा पत्थर है, हार्ड मटेरियल, जो ज़्यादातर टूल्स बनाने के, औजार बनाने के काम आता था। तो इसमें भी सिंपल बार्टर सिस्टम चलता था अजनबियों के साथ कि भाई तुम लाके हमको सी शेल दे रहे हो, अगर ये जो समुद्र के पास से तुम शेल्स लेके आए हो तो हम तुम्हें फ्लिंट दे देंगे, वो कड़ा पत्थर सिलिका का, जिससे कि तुम औजार बना सकते हो। तो इनके साथ बार्टर सिस्टम के तहत चलता था। अदरवाइज जो बाकी कबीले के लोग थे उनमें क्या चलता था? फेवर एंड ऑब्लिगेशन, कि मैंने तुम पे एहसान किया, अगली बार तुम मेरा एहसान वापस करोगे। ज़्यादातर वो जो कबीले एक दूसरे को जानते थे उनमें। और बार्टर सिस्टम चलता था अजनबियों के साथ, उन रेयर चीज़ों के लिए जो लोकल में नहीं मिलती थी। ठीक है। लिटिल ऑफ दिस चेंज्ड विद द ऑनसेट ऑफ एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। अब सबने खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आया, है ना। पहले हंटिंग करते थे। तो मोस्ट पीपल कॉन्टिन्यू टू लिव इन स्मॉल इंटीमेट कम्युनिटीज़। सब ठीक चल रहा है जब तक हम छोटी छोटी इंटीमेट कम्युनिटी में रह रहे हैं। मच लाइक ए हंटर गैदरर बैंड, ईच विलेज वॉज सेल्फ सफिशियंट इकोनॉमिक यूनिट मेंटेन्ड बाय म्यूचुअल फेवर एंड ऑब्लिगेशन प्लस अ लिटिल बार्टर विद आउटसाइड। अभी भी चीज़ें, व्यवस्था वैसे ही चल रही है। हर गांव जो है अपने आप में सक्षम है, पड़ोसी गांव के साथ वो फेवर लेगा या ऑब्लिगेशन होगा, या अजनबियों के साथ बार्टर सिस्टम चलेगा। One villager may have particularly be adept at making shoes, another at dispensing medical care. So villagers knew where to turn when barefoot or sick. किसी के पास जूता नहीं है तो उसे पता है भाई कौन देगा, और किसी को दवाई चाहिए उसको भी पता है कौन देगा। But villages were small and their economy is limited, so there could be no full-time shoemaker and doctor. भाई लेकिन सबको सब काम करना था, तो ऐसा नहीं था कि कोई बैठ के जूते ही बना रहा है या कोई बैठ के दवाइयाँ ही बांट रहा है। The rise of cities and kingdom and the improvement in transport infrastructure brought about new opportunities for specialization. अभी तक सब लोग क्या काम कर रहे थे? जो बड़े पापा कहते हैं जर्नलिस्ट का, हर कोई हर कुछ कर, हाँ जर्नलिस्ट, हर गांव में हर कोई हर काम करेगा, स्पेशलाइज्ड नहीं है। क्योंकि आप खाली जूते ही बनाते रहोगे तो आपका काम धंधा नहीं चलेगा, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा जूते नहीं चाहिए। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी बड़ी हुई, अब बड़ी बड़ी सिटीज़ बनने लगी, फैलने लगा सब हिसाब किताब, ट्रैवल करने के साधन आ गए यहाँ से वहाँ जाने के, तो चीज़ें बदलने लगी। अब लोग स्पेशलाइज्ड काम करने लगे। डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज़ प्रोवाइडेड फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नॉट जस्ट फॉर प्रोफेशनल शू मेकर एंड डॉक्टर बट ऑल्सो फॉर कारपेंटर, प्रीस्ट, सोल्जर, लॉयर। अब सब लोग प्रोफेशनल होने लग गए। हम अपना अपना स्पेशलाइज काम सीख लेते हैं, अब हम वही करेंगे जैसे हम कर रहे हैं, या कोई सोल्जर है तो वो लड़ाई कर रहा है, ऐसे करके। Villages that gained a reputation for producing really good wine, olive oil or ceramic discovered that it was worth their while to specialize nearly exclusively in that product and trade it with other settlement for all the other goods they needed. अब गांव वालों को समझ में आ गया, अगर हम कोई चीज़ बढ़िया बना रहे हैं तो हमें उसी को प्रोड्यूस करना चाहिए, फिर हम उसको ट्रेड कर सकते हैं दूसरे पड़ोसी गाँव के साथ। जैसे हमारे गांव में वाइन बहुत अच्छी बन रही है, तो अगर हम स्पेशलाइज करें वाइन में, फिर स्पेशलिस्ट का ज़माना धीरे धीरे आने लगा। अभी तक सब लोग सब काम करते थे, यहाँ से चीज़ें बदली। सो दिस मेड अ लॉट ऑफ सेंस। थोड़ा चीज़ें क्लियर हुई कि अगर हम स्पेशलाइज कर लें तो अपनी स्पेशलिटी, भाई हमारे जैसी वाइन कोई नहीं बनाएगा, तो जब लोग हमारे से वाइन खरीदने आएंगे तो हम उनकी जो अच्छी चीज़ है हम उससे वो ले सकते हैं। इस तरह का थॉट प्रोसेस आया। Climate and soil differ, so why drink mediocre wine from your backyard if you can buy a smoother variety from a place whose soil and climate is much better suited to grape wines? भाई मेरे पास अगर बेकार वाइन बन रही है तो मैं बेकार वाली क्यों पीऊँ? कोई और बढ़िया वाइन बना रहा है, उसके पास मौसम अच्छा है, सॉइल अच्छा है, उसकी वाइन बढ़िया बन रही है। Furthermore, full-time specialists, winters and potters, not to mention doctor and lawyer, can hone their expertise to the benefit of all. और जो स्पेशलिस्ट हैं भाई उनसे फ़ायदा तो सभी को होएगा, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि स्पेशलिस्ट हो जाएंगे तो लॉयर हैं या डॉक्टर हैं, ये लोग अपने काम में जितने ज़्यादा गहरे जाते हैं लोगों को उतना ही फ़ायदा होता है, उतने ही बढ़िया माने जाते हैं ये लोग। बट स्पेशलाइजेशन क्रिएटेड अ प्रॉब्लम। हाउ डू यू मैनेज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन द स्पेशलिस्ट? अब प्रॉब्लम आई कि ये जो सामान का आदान प्रदान होगा स्पेशलिस्ट के बीच में, अब ये कैसे हो? एन इकोनॉमी ऑफ फेवर एंड ऑब्लिगेशन डजेंट वर्क व्हेन लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रेंजर्स ट्राई टू कोऑपरेट। अब देखो, मैंने तुम पे एहसान किया, तुम मेरा एहसान वापस करो। जब तक छोटी कम्युनिटी है तब तक तो भाई चल जाएगा। जो अजनबी लोग ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिनको हम जानते नहीं हैं, तुम उनके लिए कुछ कर भी दोगे तो वो ज़रूरी थोड़ा है कि तुम्हारा एहसान वापस करेंगे। वो तो लेगा सामान, चलता बनेगा,
उसको कोई बाउंडेशन तो है नहीं कि वो तुम्हें वापस करे। तो छोटी कम्युनिटीज़ में तो फेवर करना या आपने किसी पे एहसान किया, ऑब्लाइज किया किसी को, ये चल जाता था। अब बड़ी चीज़ों में जब कम्युनिटी बड़ी हुई तब तो ये सारा मामला गड़बड़ हो गया। It's one thing to provide free assistance to a sister or a neighbor, a very different thing to take care of foreigner who might never reciprocate the favor. भाई आपका पड़ोसी है, आपकी बहन है, आप इनकी केयर करोगे, बीमारी में सपोर्ट करोगे, आपको पता है जब आप सिक होगे तो वो लोग भी करेंगे। अब कोई अजनबी फॉरेनर टूरिस्ट आया है, उसके लिए तो उतना तुम करोगी, वो तो चला जाएगा, वो तुम्हारे को वापस थोड़ी करेगा एहसान। सो वन कैन फॉल बैक ऑन बार्टर। यहाँ पे बार्टर सिस्टम खतरे में आ गया। बट बार्टर इज़ इफेक्टिव ओनली व्हेन एक्सचेंजिंग अ लिमिटेड रेंज ऑफ प्रोडक्ट। और बार्टर भी जब तक लिमिटेड सामान एक्सचेंज कर रहे हो तब तक तो सक्सेसफुल है। अब सामान का नंबर बढ़ता चला गया, ज़्यादा चीज़ें आ गई। इट कैन नॉट फॉर्म द बेसिस फॉर ए कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। अब जो इकोनॉमी थी, इकोनॉमिक मतलब जहाँ भी लेन देन चलता है, जहाँ भी रुपया पैसा चलता है, उसको इकोनॉमी बोलते हैं हम। कि इंडिया कितनी बड़ी इकोनॉमी है, या यूएस मतलब वहाँ पे कितना पैसा सर्कुलेट होता है पूरी कंट्री में, वो इकोनॉमी हो गई। तो जितनी बड़ी इकोनॉमी उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, उतना ज़्यादा गड़बड़ हो गई उसमें। इन द सेंस अब वो सिस्टम सिंपल नहीं रह गया समझना, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई वहाँ पे। In order to understand the limitation of barter, imagine that you own an apple orchard in the hill country that produces the crispest, sweetest apple in the entire province. अब barter कैसे फेल हो रहा है यहाँ पे, इसके लिए हम एग्जाम्पल समझते हैं। आपके पास पीछे एक सेब का बागान है, उसमें बहुत बढ़िया सेब लगते हैं, मीठे मीठे, बहुत अच्छे। सो यू हार्नेस अप योर डंकी कार्ट एंड हेड टू द मार्केट टाउन डाउन बाय द रिवर। Because you work so hard in your orchard, you want to buy new shoes because your old shoes are worn out. तुम्हारे पुराने जूते जो हैं घिस गए, तुम्हें जूते चाहिए, तो तुमने क्या किया, एप्पल ला दे अपनी घोड़ा गाड़ी में, बैलगाड़ी में, और चल दिए जूते खरीदने नीचे मार्केट में। Your neighbor told you shoemaker on the other end of the marketplace makes really good pair. So that pair lasted him 5 seasons. So you find the shoemaker shop and offer to barter some of your apple in exchange for the shoes. तुम्हारे पड़ोसी ने बताया वहाँ पे एक जूते बनाने वाला है, मेरे लिए जूते बनाए, तो उसने 5 सीज़न चले, उससे ले लो। तो तुम एप्पल भर के उस जूते बनाने वाले के पास चल देते हो कि भैया हमारे एप्पल ले लो, हमको जूता दे दो। अब शू मेकर हेजिटेट्स, जो जूते वाला है वो रुक जाता है। हाउ मेनी एप्पल्स ही शुड आस्क फॉर इन पेमेंट, कितने सेब लूँ इससे, उसको नहीं समझ में आ रहा। Every day he encounters dozens of customers, a few of whom bring along sacks of apples while others carry wheat, goat और cloth, all of varying quality. उसके पास रोज़ लोग आते हैं, कोई बकरी लेके आता है, कोई गेहूँ लेके आएगा और कोई कपड़ा लेके आएगा, सबकी क्वालिटी बिल्कुल अलग है। मतलब अब शूमेकर को ये नहीं समझ में आ रहा है जूते वाले को कि तुमसे कितना एप्पल ले वो, कि जो तुम मुझसे जूता मांग रहे हो उसकी कीमत अदा हो जाए। Still other offer their expertise in petitioning the king or curing headache और बैकएक। कुछ लोग कहते हैं तुम हमें जूते बना दो, जब तुम्हें सर दर्द होगा हम जादू से ठीक कर देंगे या दवाई दे देंगे, उससे ठीक हो जाएगा। अब कोई कीमत ही नहीं रह गई, उसको खुद समझ नहीं आ रहा भैया क्या लूँ इससे और कितना लूँ जो इसको जूता बना के दूँ। सो The last time shoemaker exchanged shoes for apple was 3 months ago and back then he asked for 3 sacks of apple. अब उसने एप्पल के बदले जो जूते दिए थे वो 3 महीने पहले एक आदमी को दिए थे जिसने उसको 3 बोरी एप्पल दिए थे, तो उसने तब उसे जूते दिए थे बना के, लेकिन उसके जो एप्पल थे वो बहुत खट्टे निकले, वो बेकार एप्पल थे, बहुत अच्छे नहीं थे। So come to think of it, those apples were sour valley apples rather than prime hill apples. On the other hand, on previous occasion, apples were given in exchange for small women shoes, and this fellow is asking for man size boot. और उस टाइम तो छोटे छोटे जूते बना के दिए थे एक लेडीज़ को मैंने, इस बार बड़े बड़े बूट कह रहा है। भाई तो कितना एप्पल लें, और उसका एप्पल भी बहुत अच्छा नहीं था, इसका एप्पल अच्छा है, कम लें ज़्यादा लें, कन्फ्यूजन। So this fellow is asking for man size boots. Besides, in recent week, a disease has decimated the flocks around town and skins are becoming scarce. Tanners are starting to demand twice as much finished shoes in exchange for the same quality of leather. Shouldn't be that taken into consideration? अब आसपास जो हमारे पास भेड़ बकरी थी जिनकी खाल से हम लोग जूते बनाते थे वो कम हो गई हैं, जो चमड़ा साफ़ करता है वो उसका प्राइस बढ़ गया है, तो कोई सिस्टम ही नहीं बचा। कैसे पता चले कि भैया कितना ही का जूता दें इस आदमी को, और
कितना डिमांड करें उससे. सो इन ए बार्टर इकोनॉमी एवरी डे द शू मेकर एंड द एप्पल ग्रोअर विल हैव टू लर्न एंड न्यू द रिलेटिव प्राइस ऑफ डजन्स ऑफ कमोडिटीज़. तो इसका मतलब अगर हम बार्टर सिस्टम में जी रहे होते तो रोज भैया इतनी सारी चीज़ों का तुम रेट जानो, सबका नया नया रेट रिवाइज हो रहा है, सबकी नई नई चीज़ें आ रही हैं, कितना याद रखेगा रोज रोज कोई. So if 100 different commodities are traded in the market, buyer and seller will have to know 4,950 different exchange rate. 4,950. अगर 100 commodities exchange हो रही हैं, 100 चीज़ें अदली बदली जा रही हैं, तो आपको उस सिस्टम के हिसाब से 4,950 रेट्स याद करने पड़ेंगे. इसका रेट इतना, इसके बदले ये, इसके बदले ये, ऐसे करके हो गया बार्टर सिस्टम फेल हमारा. सो एंड इफ 1,000 डिफरेंट कमोडिटीज़, अगर यही 1,000 कमोडिटी हो जाए, 100 की बजाय 1,000 सामान हो जाएं, तो बायर्स एंड सेलर्स मस्ट जगल 4,99,500 डिफरेंट एक्सचेंज रेट. कर लो याद इतने सारे एक्सचेंज रेट. हाउ डू यू फिगर इट आउट? तो भैया कहाँ से पता चलेगा? इट गेट्स वर्स. और ख़राब होती जाती हैं चीज़ें आगे. इवन इफ़ यू मैनेज टू कैलकुलेट हाउ मेनी एप्पल्स इक्वल 1 पेयर ऑफ शूज़, बार्टर इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल. बार्टर हमेशा पॉसिबल नहीं है. अगर आप किसी तरह कैलकुलेट भी कर डालो कि कितने एप्पल के बदले आपको जूता मिलना चाहिए, तब भी. आफ्टर ऑल अ ट्रेड रिक्वायर्स दैट ईच साइड वॉन्ट व्हाट द अदर हैज़ टू ऑफर. देखो एक सीधी सीधी सी बात है, आप ट्रेड तभी कर पाओगे या काम तभी कर पाओगे जब आप वो दे रहे हो जो सामने वाले को चाहिए, और सामने वाले को आपसे वो मिले, मतलब इन द सेंस दोनों को एक दूसरे के सामान की ज़रूरत हो, तभी तो सामान एक्सचेंज होगा. उसको एप्पल चाहिए ही नहीं, वो क्यों जूता देगा फिर? उसको जूता चाहिए, उसको एप्पल चाहिए, तभी बार्टर पॉसिबल है, अदरवाइज बार्टर होगा ही नहीं. सो व्हाट हैपेंस इफ द शू मेकर डिडंट लाइक एप्पल एंड इफ द मोमेंट इन क्वेश्चन व्हाट ही रियली वांट्स इज अ डिवोर्स. इस टाइम एप्पल उसे चाहिए ही नहीं, उसकी तो बीवी तंग कर रही है, उसको तो डिवोर्स चाहिए था. वो लॉयर होता तो वो कहता फट से ले जा, तू मेरे से जूते बनवा के इस लड़की से, इस औरत से मेरा डिवोर्स करा दे. तो भैया उसको चाहिए ही नहीं एप्पल, उसको तो डिवोर्स चाहिए. ट्रू, द फार्मर कुड लुक फॉर अ लॉयर हु लाइक एप्पल्स एंड सेट अप अ 3-way डील. अब फार्मर क्या करे, जाके किसी लॉयर को ढूंढे, उससे बोले तू मेरे एप्पल खरीद ले और उसका डिवोर्स करा दे, जिससे कि वो मुझे जूते दे दे. अब हो गई 3 साइड की डील, हो गई कॉम्प्लेक्सिटी. बट वॉट इफ द लॉयर इज फुल ऑन द एप्पल बट रियली नीड्स अ हेयर कट. लेकिन अब उसके पास भी एप्पल है लॉयर के पास, और उसको तो बाल कटवाने वाला ना ही चाहिए था. 4-way हो गया. कॉम्प्लिकेट हो गई सिचुएशन. सम सोसाइटीज ट्राइड टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय एस्टैब्लिशिंग ए सेंट्रल बार्टर सिस्टम. कुछ सोसाइटी ने कहा अच्छा भाई इतना कन्फ्यूजन है, बार्टर सिस्टम खत्म करते हैं, हम लोग एक सेंटर बार्टर सिस्टम बनाते हैं. सेंटर मतलब सिटी के बीचों बीच एक अलग संस्था. that collected product from specialist grower and manufacturers and distributed them to those who needed them. हम बैठे हैं, सब लोग आके हमको सामान बेचो और हम उनको बेचेंगे जिसको ज़रूरत है, हमसे ले जाओ. The largest and most famous such experiment was conducted in Soviet Union. Soviet Union मतलब रशिया में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट ट्राई करने की कोशिश की थी. एंड इट फेल्ड मिजरेबली. और ये एक्सपेरिमेंट बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया. Everyone would work according to their ability and receive according to their need. उन्होंने क्या मोटो रखा था कि हर कोई अपनी काबिलियत के हिसाब से काम करेगा, जितनी उसके अंदर ताकत है, और जो उसको ज़रूरत है उसे वो मिल जाएगा. मतलब तुम पूरा जान लगा के काम करो और जो तुम्हारी ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी. बट भैया इस सिस्टम में प्रॉब्लम क्या आएगी? कोई गेस? कोई मुझे कहे तुम्हारी जितनी एबिलिटी है तुम काम, मैं काम ही नहीं करूँगी, मैं कम से कम काम करना चाहूँगी. जब मेरी ज़रूरत पूरी हो जा रही है तो मैं एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों करूँगी? एक सीधी सीधी सी बात, हम ज़्यादा मेहनत करते हैं जिससे कि हमें ज़्यादा रिजल्ट मिलता है. ठीक है, अब वहाँ पे उन्होंने बोला भैया जितना तुम्हारा कैपेसिटी है उतना काम करो और हम तुम्हारी ज़रूरतें पूरी कर देंगे. तो भैया मैं ये सोचूंगी कम से काम करके और मेरी ज़रूरत जो है आराम से पूरी हो जाए, तो एक्स्ट्रा झाएँ क्यों लेना. तो इसीलिए ये सिस्टम बुरी तरीके से रशिया में फेल हो गया. सो everyone would work according to their ability and receive according to their need turned out into practice. जब इसे प्रैक्टिस में लाया गया तो ये क्या निकल के आया सिस्टम? Everyone would work as little as they can get away with and receive as much as they could grab. भाई हम जितना कम से कम काम करें उतना कम से कम में काम करेंगे और जितना ज़्यादा हमको मिल सके हमको उतना ज़्यादा चाहिए. मोर मॉडरेट एंड मोर सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स वर मेड ऑन अदर ओकेजन्स. तो इस तरह के सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, फेल्ड एक्सपेरिमेंट बहुत दुनिया में हुए, लेकिन किसी चीज़ ने काम नहीं किया.
इसीलिए शायद मनी का इन्वेंशन हुआ और मनी आज उस तरीके से है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इन्होंने बताई मनी के लिए जो मुझे बड़ी अजीब लगी, वो आज के ज़माने में पैसा कैसे चल रहा है उसके बारे में। आगे पढ़ते हैं, देखो। येट मोस्ट सोसाइटीज़ फाउंड अ मोर ईजी वे टू कनेक्ट लार्ज नंबर ऑफ एक्सपर्ट, दे डेवलप्ड मनी। ज़्यादातर सोसाइटीज़ ने ज़्यादातर स्पेशलिस्ट को इकट्ठा किया एक साथ और उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया, मनी सिस्टम, जो आज की दुनिया में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। शेल्स एंड सिगरेट्स, ये जो सिगरेट्स के बारे में इसने बताया, ये मैंने आज वो विक्टर फ्रैंकल की जो बुक उठाई थी उसमें पढ़ा, यही चीज़ पढ़ी थी। अब हम पढ़ते हैं शेल्स के बारे में, काउरी शेल्स, कौड़ी, और सिगरेट्स के बारे में। वो जो सिगरेट्स के एक्सचेंज होते थे, सिगरेट्स के एक्सचेंज कहाँ पे चलता है, कुछ आइडिया है? कुछ गेस कर सकते हो? सिगरेट स्मगल कहाँ करी जाती हैं? चुपके चुपके सिगरेट्स कंट्री का नहीं, सोल्जर्स को दी जाती है प्रिजन्स में। हाँ, जेल में जहाँ कैदियों को रखते हैं वहाँ पे, क्योंकि सिगरेट तो मिलती नहीं है, खाना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन सिगरेट तो एक लग्जरी होती है, तो वहाँ पे सिगरेट करेंसी की तरह यूज़ होती है प्रिजन्स में। ये मैं आज विक्टर फ्रैंकल की बुक पढ़ रही थी, तो उसमें नाजी के जो कंसंट्रेशन कैंप थे जहाँ पे ज्यूज़ को प्रिजनर्स की तरह या फिर बंदियों की तरह रखा जाता था, तो वहाँ पे ये सिगरेट्स चलती थी एज ए करेंसी, रुपए की तरह सिगरेट्स यूज़ करते थे। इसको देखते हैं। मनी वॉज क्रिएटेड मैनी टाइम्स इन मैनी प्लेसेस, पैसे को बहुत बार बहुत जगह बनाया गया। इट्स डेवलपमेंट रिक्वायर्ड नो टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू, इट वॉज ए प्योरली मेंटल रेवोल्यूशन। अगर हम पैसा देखें तो पैसा क्या है? पैसा दिमाग में होता है। हमने साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ी है, तो पैसा इज़ वॉट विच, जो हमारा दिमाग खेलता है ना। It involved the creation of a new intersubjective reality that exists solely in people's shared imagination. Intersubjective reality जो केवल लोगों की इमेजिनेशन में है। जब पैसा बना तो पैसा ज़रूरी नहीं है कि पैसे की कीमत कैसे होती है। हमारे लिए पैसे की कीमत इसलिए है क्योंकि हम मेंटली उसको वैल्यू करते हैं। हमारे लिए पैसे की कीमत इसलिए है क्योंकि मैं मेंटली, मुझे पता है मैं इससे ये खरीद सकती हूँ, वो खरीद सकती हूँ, आराम कर सकती हूँ, लग्जरी खरीद सकती हूँ, तो मेरे लिए उसकी वैल्यू है। वहीं पे कोई साधु है, वो छुएगा पैसे को, वो तो जाके घर पे खाना मांगेगा, खाना खाएगा, उसके लिए पैसे की वैल्यू नहीं है। सो इट इज़ लाइक हम लोग दिमाग से किसी चीज़ को वैल्यू करते हैं तो उसमें वैल्यू आती है। इसी तरीके से पैसे की भी वैल्यू बनाई गई है, आर्टिफिशियली हमारे माइंड में इसकी वैल्यू क्रिएट की गई है। मनी इज़ नॉट कॉइन्स एंड बैंक नोट, पैसा सिक्के या नोट नहीं है खाली। मनी इज एनीथिंग दैट पीपल आर विलिंग टू यूज इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट सिस्टमैटिकली द वैल्यू ऑफ अदर थिंग्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। मनी इज एनीथिंग दैट पीपल आर विलिंग टू यूज इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट सिस्टमैटिकली द वैल्यू ऑफ अदर थिंग्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। इस चीज़ को समझते हैं। अब हमारे लिए पैसा क्रिएट किया गया है नोट से, लेकिन पैसा कुछ भी हो सकता था। हो सकता है ये रिमोट ढेर सारे क्रिएट कर दिए जाते तो ये रिमोट ही पैसा हो जाता। सो हमारे लिए पैसे की वैल्यू का मतलब कि हम उससे गुड्स ले सकते हैं, सर्विस ले सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, इसीलिए वो नोट की वैल्यू है। अदरवाइज़ वो नोट अपने आप में कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है। उसके बदले में क्या क्या ले सकती हूँ या दे सकती हूँ, उसकी वैल्यू जो मेरे दिमाग ने उसको दे रखी है ना, उसी से उस चीज़ की वैल्यू है। आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, इस पॉइंट को। मनी enables people to compare quickly and easily the value of different commodities. अब मेरे पास 10 रुपये हैं, मुझे पता है 10 रुपये में मैं 2 आम खरीद सकती हूँ या 1 एप्पल खरीद सकती हूँ या फिर 5 टॉफ़ी खरीद सकती हूँ। तो मेरे दिमाग में मेंटली फटाफट ये इससे मैं कितना क्या सामान खरीद सकती हूँ वो मेरा दिमाग कैलकुलेट करता है। तो वो जो नोट है 10 रुपये का, उसकी वैल्यू उतनी है मेरे लिए। आप समझ रहे हो? मनी enables people टू कंपेयर क्विकली एंड ईजिली द वैल्यू ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज़। हम अलग अलग चीज़ों की वैल्यू को जांचते हैं और कंपेयर करते हैं। सच एज एप्पल, शूज़ एंड डिवोर्स। कितने पैसे में डिवोर्स मिलेगा? मनी से ही कैलकुलेट करते हैं। लैंड कितने की बाय करेंगे, टिकट कितने का आएगा, डॉक्टर की फ़ीस कितनी लगेगी। तो इवन पैसे से मैं मेडिसिन खरीद रही हूँ या डॉक्टर की सर्विस खरीद रही हूँ या फिर लॉयर की सर्विस खरीद रही हूँ, तो वो सर्विस का भी एक कैलकुलेशन है दिमाग में। So to easily exchange one thing for another and to store wealth conveniently। भाई हम ऐसी चीज़ हमको दे दो जो हम, अगर हम अमीर होना चाहते हैं तो हम उसे इकट्ठा करके रख सकें और उसके बदले चीज़ें एक्सचेंज कर सकें। यही तो कॉन्सेप्ट है पैसे का।
So there have been many types of money. The most familiar is coin, which is standardized piece of imprinted metal. अलग अलग तरीके का पैसा है, जिसमें सबसे कॉमन था कॉइन, सिक्का. उस पर छपा होता था, उस पर वो साइन होता था स्टैंडर्ड बनाने के लिए. Yet money existed long before the invention of coin, and cultures have prospered using other things as currency, such as shells, cattle, skin, salt, grain, beads, cloth and promissory notes. कई बार पता है promissory notes चलते थे. इवन ये सिक्कों से पहले बहुत कुछ चलता था, जैसे गाय भैंस बकरी एक्सचेंज हो जाती थी सामानों के बदले, तो वो भी एक तरह की करेंसी हो गई. नमक बिका करता था, ग्रेन्स, दाल चावल, कपड़ा, और लोग लिख के प्रॉमिस कर दिया करते थे. मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैंने तुमसे 5 काऊ खरीदी हैं, इसके बदले तुम मुझसे कुछ भी ले सकते हो. तो एक प्रॉमिस का तुमने नोट दे दिया. इवन वो भी मान्य था. एक टाइम पे ऐसा भी होता था, प्रॉमिसरी नोट्स चलते थे. काउरी शेल्स वर यूज्ड एज मनी फॉर अबाउट 4000 ईयर्स ऑल ओवर. 4000 साल तक वो कौड़ियाँ चलती थी. और ये कहाँ? अफ्रीका में यूज़ होती थी, साउथ एशिया में, ईस्ट एशिया में, और इन सब जगह. Where taxes could still be paid in cowrie shells in British Uganda in early 20th century. युगांडा कंट्री में तो ब्रिटिश कॉलोनी के अंडर आता था युगांडा, वहाँ पे तो टैक्सेस आप पे कर सकते थे काउरी शेल्स में अभी 20th सेंचुरी तक. सो इन मॉडर्न प्रिजन्स एंड प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप्स. प्रिजनर्स ऑफ वॉर मतलब जो सैनिक लड़ाई में बंदी बना लिए जाते हैं, और मॉडर्न प्रिजन्स में सिगरेट्स हैव ऑफन सर्व्ड एज मनी. सिगरेट पैसे का काम करती हैं. Even non-smoking prisoners have been willing to accept cigarettes in payment and to calculate the value of all other goods and services in cigarettes. जो स्मोक नहीं करता वो भी अपने पास सिगरेट बचा के रखता है, क्योंकि उसको पता है इस सिगरेट से वो अपने 4 काम और करा सकता है. उसको अपना कुछ सामान मंगवाना है, किताब मंगवानी है, कुछ और वो करना है, काम करना है, तो वो सिगरेट दे के अपना काम करा लेगा. तो इवन जो स्मोक नहीं करता उसने भी स्टैंडर्ड मान लिया. वन ऑशविट्स सर्वाइवर. ऑशविट्स कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स थे जहाँ पे ज्यूज़ को रखा गया था, मारा गया था. तो वहाँ से एक बंदा सर्वाइव करके निकला, वही विक्टर फ्रैंकल जिनकी बुक हम बात कर रहे थे. उन्होंने लिखा अपने उसमें बुक में, इन कैंप वी हैड अवर ओन करेंसी हुज वैल्यू नो वन क्वेश्चनड. इट वॉज सिगरेट. कैंप में एक चीज़ थी जो थी सिगरेट, जिसकी वैल्यू को कोई सवाल नहीं पूछता था. द प्राइस ऑफ एवरी आर्टिकल वॉज स्टेटेड इन सिगरेट. कोई भी चीज़ चाहिए तो सिगरेट से उसका मूल्य तय था, कितना प्राइस है. इन नॉर्मल टाइम्स, दैट इज़ व्हेन द कैंडिडेट्स टू द गैस चैम्बर्स वर कमिंग एट अ रेगुलर पेस. लोगों को गैस चैम्बर्स में भर भर के ले जाते थे, वहाँ पे मार देते थे. तो वो नॉर्मल टाइम्स थे उस टाइम पे. अ लोफ ऑफ ब्रेड कॉस्ट 12 सिगरेट. एक रोटी का पीस या ब्रेड का पीस जो है वो 12 सिगरेट्स के बराबर था. 12 सिगरेट्स दोगे तब एक रोटी का पीस मिलेगा. 300 ग्राम पैकेज ऑफ मार्गरेट 30. 300 ग्राम में 30 सिगरेट. 30 अ वॉच. 80 to 200. 80 से 200 सिगरेट दोगे तो एक घड़ी मिलेगी. और अगर एक बॉटल अल्कोहल चाहिए तो 400 सिगरेट. ये रेट तय था वहाँ पे कैंप में, उन्होंने बताया. इनफैक्ट इवन टुडे कॉइन्स एंड बैंक नोट्स आर ए रेयर फॉर्म ऑफ मनी. अब आइए इम्पॉर्टेंट चीज़, आज के ज़माने में भी कैश को गवर्नमेंट इलीगल मानती है ना, उनके हिसाब से आप बैंक में रखो. और बैंक में जब हम अपना पैसा रखते हैं तो क्या मिलता है हमको उसके बदले में? अकाउंट में नंबर. हमारे कंप्यूटर में वो हमारे अकाउंट में शो कर देता है तुम्हारे पास 10 लाख रुपए हैं. है नहीं, पैसे कहाँ हैं? वो तो अकाउंट में वो शो कर रहा है ना. तो लोन देते हैं वो लोग, उधर से ही पैसा निकाल के उधर दे देते हैं. पैसा कहाँ है? बैंक के पास भी नहीं है पैसा तो वहाँ से हट गया है. तो ये कह रहा है इनफैक्ट इवन टुडे कॉइन्स एंड बैंक नोट्स आर ए रेयर फॉर्म ऑफ मनी. अगर आप सिक्कों की बात करो और बैंक नोट की तो वो भी रेयर हैं. इन द सम टोटल ऑफ मनी इन द वर्ल्ड इज अबाउट $60 ट्रिलियन. पूरी दुनिया में आज कितना पैसा है? पूरी दुनिया की इकोनॉमी $60 ट्रिलियन. येट द सम टोटल ऑफ कॉइन्स एंड बैंक नोट्स इज लेस देन $6 ट्रिलियन. अगर दुनिया में आप सारे नोट और सारे कॉइन्स देख लो मिला के तो उसकी वैल्यू कितनी है? 6 ट्रिलियन. तो बाकी कहाँ है? बाकी पैसा कहाँ है? केवल नंबर्स के फॉर्म में कंप्यूटर्स में. सच में पैसा है ही नहीं. ये मेरे लिए बड़ी शॉकिंग चीज़ थी जब मैंने पढ़ा. 90% ऑफ मनी हवा में चल रहा है. Isn't it strange? तो बल्कि यही हो ही गया है.
ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू। आपके पास फिजिकली तो पैसा है ही नहीं, तो वो यही कह रहा है कि 6 ट्रिलियन केवल सम टोटल अगर कॉइन्स को और बैंक नोट को इकट्ठा कर लो तो बस 10%, more than 90% of all money, more than $50 trillion appearing in our account exist only on computer server। मतलब 90% से ज़्यादा पैसा केवल कंप्यूटर सर्वर्स में है ही नहीं एक्चुअल में वो पैसा। कितनी मज़े की बात है और कितनी शॉकिंग बात है। Accordingly, most business transactions are executed by moving electronic data from one computer file to another without any exchange of physical cash। बिजनेस कैसे होते हैं? कंप्यूटर का डाटा, हमने तुम्हें इतना पैसा दिया, $30,000 दिया या $1,00,000 दिया, मेरे कंप्यूटर से तुम्हारे कंप्यूटर में शो हो रहा है या मेरे अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में शो हो रहा है। रियल एक्सचेंज तो कुछ भी नहीं हुआ और काम हो गया, बिजनेस हो गया। ओनली अ क्रिमिनल बाइज अ हाउस विदाउट any exchange of physical cash, नहीं, only a criminal buys a house for example by handling over a suitcase full of bank note। अगर आप बहुत बड़े क्रिमिनल हो तभी आप नोटों से भरा सूटकेस देते हो और आप घर खरीदते हो। एक्चुअली में घर आप EMI से और लोन्स पे खरीदते हो, है ना। सो as long as people are willing to trade goods and services in exchange for electronic data, it's even better than shining coins and crisp banknotes, lighter, less bulky, easy to keep track of। तब तो और मज़ेदार चीज़ हो गई। जब तक लोग ये जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डाटा को करेंसी मान रहे हैं तब तक तो फिज़िकल चीज़ें भी हमें एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार मेरे और बड़े पापा पता है बात करते तो हम लोगों को शुरू में जब ये प्रॉब्लम कब ज़्यादा एकदम डरावनी लगी थी, जब लगा था लॉकडाउन और हमें यही लगा कि अगर बैंक बंद हो गए, अगर इकोनॉमी क्रैश हो गई तो आपका पैसा जितना बैंक में रखा है सब ज़ीरो। यही तो हुआ था बिग शॉट जो फिल्म थी। हाँ, जितने लोगों ने पैसे लगा रखे सारे बैंक में बैंक लुट गया, आप भी गए। तभी मुझे और बड़े पापा को पहली बार लगा यार कुछ तो पैसे, कुछ गोल्ड अपने पास होना चाहिए। हम लोग गोल्ड भी ले जाके लॉकर में रख देते हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ रखो कि कम से कम 6 महीना 5 महीना कुछ बेच के खा तो सको, कुछ ले तो सको। इन द सेंस ये सबने महसूस किया होगा जिनके घर में पैसा नहीं होगा, बैंक खट से बंद हो गए। मतलब चीज़ें, वो बात अलग है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से आप चीज़ें ले रहे थे, बट सब्जी वाले के पास नहीं था उस टाइम पेमेंट करने के लिए, वो तो फिजिकल कैश ही चाहिए था उसको। चीज़ें कितनी अजीब सी हो गई थी जब लॉकडाउन लगा था, तब पहली बार समझ में आया कि दुनिया अलग ही तरीके से काम कर रही है। सो दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग थिंग टू अंडरस्टैंड कि आज की दुनिया में हम पैसा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा जो है वही पैसा है, बैंक नोट्स भी नहीं है, कॉइन्स भी नहीं है। सो फॉर कॉम्प्लेक्स कमर्शियल सिस्टम्स टू फंक्शन सम काइंड ऑफ मनी इज़ इंडिस्पेंसिबल। अब हम लोगों के कमर्शियल सिस्टम इतने कॉम्प्लेक्स हो गए हैं कि इस तरह की पैसा बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। A shoemaker in a money economy needs to know only the price charged for various kind of shoes. There is no need to memorize the exchange rate between shoes and apples or goats। भाई आपको पता है कि अब कोई शू मेकर है, उसको सब कुछ याद नहीं रखना, उसको एक वैल्यू पता चल गई है कि इतने में इतना आता है, इतने में इतना आता है। इन द सेंस एक चीज़ें इस्टेब्लिश हो गई है ना, कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो गए लेकिन चीज़ें सेट हो गई हैं सबके दिमाग में। सो दिस इज़ परहैप्स द मोस्ट बेसिक क्वालिटी ऑफ मनी कि अब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस डेली बेसिस पे लोगों को नहीं करनी, जो कि बार्टर सिस्टम में करनी पड़ती। अगर 100 कमोडिटी थी तो एक्सचेंज रेट हो गया था 4,990, और अगर 1,000 कमोडिटी थी तो हो गया था 4,55,000 समथिंग। सो द शू मेकर विल ऑलवेज बी हैप्पी टू टेक योर मनी बिकॉज नो मैटर वॉट ही रियली वॉन्ट्स, एप्पल, गोट और डिवोर्स, ही कैन गेट इट इन एक्सचेंज फॉर मनी। अब शू मेकर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पैसा दो और आप उससे जूते लो। उसको पता है कि इस पैसे से चाहे मैं डिवोर्स लूँ, चाहे मैं हेयर कट कराऊँ, चाहे मैं कुछ और ख़रीदूँ, सब आ जाएगा। सो मनी इज़ दस अ यूनिवर्सल मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट एनेबल्स पीपल टू कन्वर्ट ऑलमोस्ट एनीथिंग, एवरीथिंग इनटू ऑलमोस्ट एनीथिंग एल्स। अब देखो एक और नया कॉन्सेप्ट बड़ा मज़ेदार है, थोड़ा सा समझने का है ये मेंटल कॉन्सेप्ट। तो मनी क्या है? एक हमारा यूनिवर्सल मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब कुछ लेन देन हो रहा है और अब हम किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से बदल सकते हैं। मतलब ब्रॉन गेट्स कन्वर्टेड टू ब्रेन। ब्रॉन मतलब फिजिकल ताकत को हमने मेंटल ताकत बनाई जब एक सोल्जर आर्मी से वापस आता है और वो अपने पैसे से कोई डिग्री खरीदता है, तो उसने फिजिकल ताकत से क्या किया था? पैसा कमाया पहले,
सोल्जर्स जब बना था, और अब वो क्या कर रहा है, मेंटल ताकत ले रहा है जब वो डिग्री कमा रहा है, तो वो फिजिकल ताकत को मेंटल ताकत में बदल रहा है पैसे से। वो एग्जाम्पल बता रहा है कि एक यूनिवर्सल सिस्टम बन गया है एक्सचेंज का, इससे तुम कोई भी चीज़ ले सकते हो, उसको किसी भी चीज़ में बदल सकते हो। जैसे लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लॉयल्टी व्हेन ए बैरन सेल्स प्रॉपर्टी टू सपोर्ट हिज रिटेनर। अब सपोज मेरे पास एम्प्लॉयज़ हैं, मुझे उनकी सैलरी देनी है, उन्हें बचा के रखना है, और मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, लैंड बेच के लॉयल्टी खरीद लूँगी। लैंड बेची और लोगों को पैसा दिया तो लॉयल्टी आ गई, लैंड के बदले लॉयल्टी खरीद ली लोगों की। हेल्थ इज कन्वर्टेड टू जस्टिस व्हेन ए फिजिशियन यूजेस हर फीस टू हायर ए लॉयर। हेल्थ से मैंने हेल्थ एक तरह से गाइडेंस करके लोगों से पैसा कमाया, और लॉयर से उसकी एडवाइस ली, तो हेल्थ से मैंने लॉ खरीदा। एक तरह से सिस्टम हो गया ना। सो इट इज़ इवन पॉसिबल टू कन्वर्ट सेक्स इनटू सैल्वेशन। अभी थोड़ी कॉमेडी वाली बात कर रहा है। अ 15th सेंचुरी प्रोस्टिट्यूट डिड, एक 15वीं शताब्दी में प्रोस्टिट्यूट थी, when they slept with men for money which in turn they used to buy indulgences from the Catholic Church। मतलब वो क्या करते थे, प्रोस्टिट्यूट जो हैं वैसे तो लोगों के साथ सो रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं वहाँ से, और फिर वो जाके चर्च से फेवर्स लेते थे। तो एक तरह से आपने प्रोस्टिट्यूशन से भगवान के फेवर खरीद लिए। सो एनीथिंग इज कन्वर्टेबल इनटू एनीथिंग, जो ये बताना चाह रहा है। बस थोड़ा सा और है, लास्ट फिनिश फिर ये। Ideal type of money enables people not merely to turn one thing into another but to store wealth as well। देखो असली पैसा तो वो है जिसको हम इकट्ठा करके भी रख सकें, है ना भाई। ऐसा थोड़ी कि तुरंत आया तुरंत गया, हमारे पास होना भी तो चाहिए। सो मैनी वैल्यूएबल्स कैन नॉट बी स्टोर्ड सच एज टाइम एंड ब्यूटी। ना तो आप ब्यूटी स्टोर कर सकते ना टाइम स्टोर कर सकते। सम थिंग्स कैन बी स्टोर्ड ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम। स्ट्रॉबेरी, उसको थोड़ी देर के लिए आप स्टोर कर सकते हो, कोई फल फ्रूट है ख़राब हो जाएगा। Other things are more durable but take up a lot of space and require expensive facilities and care। कुछ चीज़ें थोड़े दिन तक चलती हैं, अनाज है, उसको स्टोर करने के लिए आपको स्टोर हाउस बनाना पड़ेगा, ठंडा रखना पड़ेगा, वरना कीड़े लग जाएंगे। तो स्टोर कर सकते हो अनाज, लेकिन थोड़े समय के लिए। मनी, वेदर पेपर, कंप्यूटर बिट्स और काउरी शेल्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। लेकिन अब अगर पैसा है तो चाहे आप उसे पेपर के फॉर्म में स्टोर करो, चाहे वो कौड़ी जो हम काउरी शेल्स कह रहे थे उसके फॉर्म में, या कंप्यूटर में, उसको हम अब स्टोर कर पा रहे हैं। तो वो स्टोर करने वाली प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो गई। इन ऑर्डर टू यूज वेल्थ इट इज़ नॉट एनफ टू स्टोर इट, इट ऑफर नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पैसा खाली स्टोर तो कर लिया, अब सपोज एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो। सो कमोडिटीज सच एज वीट एंड राइस कैन बी ट्रांसपोर्टेड ओनली विद डिफिकल्टी। इनको सामान को कमोडिटी बोलते हैं। वीट है मतलब गेहूं है, चावल है, इसको आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो बड़ी मुश्किल है। सो इमेजिन ए वेल्दी फार्मर लिविंग इन ए मनीलेस लैंड हु ई माइग्रेट्स टू ए डिस्टेंट प्रोविंस। अब एक पैसे वाला फार्मर है, उसके पास पैसा नहीं है, मतलब वो वेल्दी है कि वो सामान उगाता है, खाता है, पीता सब है, अब वो कहीं और जाता है। उसका जो मेन पैसा है वो कहाँ पे है, उसके घर में पैसा है, क्योंकि उसने बड़ा सा घर बनवा रखा है, उसकी वैल्यू है, उसकी लैंड की वैल्यू है। सो फार्मर कैन नॉट टेक द हाउस इन द पैडीज। अब वो अपने साथ अपना लैंड और घर तो लेके जा नहीं सकता, कहीं दूसरी जगह जा रहा है। सो ही माइट एक्सचेंज देम फॉर टन्स ऑफ राइस बट इट वुड बी वेरी बर्डनसम एंड एक्सपेंसिव टू ट्रांसपोर्ट ऑल दैट राइस। चावल हो सकता है ढेर सारे ले वो उस घर के और फील्ड के बदले, लेकिन लेके कहाँ जाएगा चावल को। सो मनी सॉल्व्स ये सारी प्रॉब्लम्स, मनी से ही सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, कैरिंग करने की एक जगह से दूसरी जगह। अब हम सपोज मैं सिंगापुर जा रही हूँ, मैं गई थी, तो वहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी की हुई। चाहे आपके पास नोट्स नहीं है तो भी इलेक्ट्रॉनिक मनी से आपने ट्रांसफ़र करा लिया, वहाँ पैसा आपने कैश निकाल लिया, या अपने मनी को उधर से उधर कन्वर्ट करा लिया। सो वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। आप अलग ही करेंसी है क्या? हाँ, वहाँ पे अलग डॉलर्स चलते हैं, सिंगापुर डॉलर्स अलग ही हैं, उसकी वैल्यू अलग है। सो बिकॉज मनी कैन कन्वर्ट, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट वेल्थ, चूँकि मनी जो हमारा वेल्थ है या हमारी रिचेज़ हैं उसको स्टोर कर सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है, एंड चीपली, इट मेड ए वाइटल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द अपीयरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स कमर्शियल नेटवर्क एंड डायनेमिक मार्केट। विदाउट मनी commercial network and markets would have been doomed to very limited size, complexity and dynamism। आज हम लोगों का स्टॉक मार्केट है दुनिया में, बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स मार्केट है। अगर मनी नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म नहीं होता और ये सब सिस्टम नहीं होता, तो हम लोग इतने डायनेमिक मतलब बहुत तेज़ी से बदलने वाले, फास्ट पेस्ड, मतलब पता चला किसी कंपनी के CEO ने कुछ बोल दिया, उसकी कंपनी का प्राइस गिर गया, लो पैसा कम हो गया कंपनी का। अभी वो कंपनी 1 मिलियन की थी,
अब वो पता चला 0.5 मिलियन की रह गई। मतलब कितनी जल्दी मनी फटाफट फटाफट डायनेमिक, मतलब फटाक से चेंजेस हो रहे हैं। तो ये इसीलिए है क्योंकि हम पैसे को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हैं। सो इस तरीके से पुराने सिस्टम से आज के मनी के सिस्टम में हम लोग इवॉल्व हुए। तो आज के लिए इतना ही मनी के बारे में। थैंक यू।